Hello everyone, this is Vaibhav here and I am here with another problem on our advanced problem series. And today I am here with a very easier, or you can say a little bit easier question, but a tricky one, which is based on acceleration of a pulse on an accelerated container. So let us check what the question says. So this is a statement of the question, a box of mass 14 m with smooth base. So this is a box of mass 14 m and the base is smooth. uh, and the force F is acting on it. And a string is attached to it, which is of mass m and length L, and the whole system is now released from rest. So then we have to check. And one more thing, the a pulse is generated at end B, and this pulse is now moving on the string, and then we have to check these four options. So read the option by your own once, then we will move toward the solution part. So basically, we have to calculate the time uh, which the pulse will take to move from B to A if the force is 9 mg and 18 mg, and then we have to check whether the pulse will reach at the end A and whether the velocity of pulse will be zero if F is equals to 0. So let us check these options one by one. So क्वेश्चन पे अगर अपन यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऐसा हमारे पास 14 m का एक मास है, उसके साथ हमने एक m मास का स्ट्रिंग लगाया हुआ है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मास इसके साथ अटैच है स्ट्रिंग का. सो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल चेंज एंड दैट इज व्हाट वी कांट अफोर्ड. ओके, सो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वी विल टेक दीज टू एज अ सिस्टम, और अगर मैंने एक सिस्टम लेता हूँ सो ये 15 m का सिस्टम बनता है, और इस पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस अगर हम देखें तो एक इसका वेट का कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन, एंड द सेकंड पार्ट इज दिस फोर्स F व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट. सो अगर मैं यहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स मास एक्सेलरेशन रिलेशन लिखूं, सो यहाँ से मुझे इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कुछ ये बनता हुआ दिख रहा है अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स F का लग रहा है. ये बहुत बेसिक सी बात थी, इसलिए हमने इसको जल्दी कवर किया. अब थोड़े क्वेश्चन के रियल पार्ट पर आते हैं, और हम समझते हैं कि यहाँ पर ये मेरे पास बॉक्स हुआ, ये स्ट्रिंग हुआ, और स्ट्रिंग का ये एंड बी है, ये एंड ए है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर से ही बैठ के देखूं, बॉक्स के ऊपर ऑब्जर्वर फ्रेम से देखूं. ऐसा इसलिए बिकॉज अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो दो वेलोसिटी हो सकती है. पल्स को अगर मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व करूंगा तो दो वेलोसिटी होंगी, एक पल्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, और फिर एक बॉक्स के पास खुद वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीजें. इससे बचने के लिए हम बॉक्स के फ्रेम से देख, तो अगर मैं बॉक्स के फ्रेम से देखूं और इस पार्ट का एफबीडी बनाऊं, इस स्ट्रिंग को बाहर निकालता हूं और इसका एफबीडी बनाता हूं, इस छोटे से स्ट्रिंग के पार्ट को बाहर निकाल के इसकी एफबीडी बनाता हूं, तो अगर इसकी एफबीडी बना है तो हमें पता है कि ये पूरे स्ट्रिंग के हर सेक्शन को नीचे खींचा जा रहा है, उनके पीछे वाले सेक्शन नीचे खींच रहे हैं, बिकॉज वो ऐसा चाहते हैं कि ये बॉक्स नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने लगे बॉक्स के साथ, कंस्ट्रेंट है इनका. तो ये एंड बी जो है इसको भी नीचे खींचा जाएगा, ठीक है. बट अगर एक्सटर्नली इस पे फोर्स देखें तो क्या बोल सकता हूँ कि बाहर की तरफ इसके ऊपर ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जो कि इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हो. इसके ऊपर कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जो उसे इस तरफ खींच रहा हो, बिकॉज नीचे के सेगमेंट अगर इस ऊपर वाले सेगमेंट को नीचे खींच रहे हैं तो ये नीचे वाले सेगमेंट को ऊपर खींचा जाएगा. बहुत नॉर्मल सी बात है, आप ये समझ रहे हो. तो मैं हाँ बोल सकता हूँ, आपको ये बात पता होगा कि ये एंड फ्री होने के कारण इस पे ऊपर कोई टेंशन लगाने वाला नहीं है, तो इस एंड पे तो टेंशन जीरो हो गया, और इस एंड पे टेंशन हमारे पास कुछ D1 है, हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो अगर मैं इस बॉक्स के फ्रेम से देखूं और अगर मैं ऐसा मान रहा हूं कि इस पे लगने वाला अभी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इस पूरे सिस्टम के पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि इसका वेट के कारण ये एक्सेलरेट करेगा, और इसकी एक्सेलरेशन जी साइन 37 ही आ जाने वाली, इसकी एक्सेलरेशन जी साइन 37 आ जाने वाली है. तो अगर मैं इस स्ट्रिंग का एफबीडी बनाऊं
तो इस स्ट्रिंग पे लगने वाले फोर्सेस अगर देखें तो एक फोर्स तो आप बोलोगे कि ठीक है, टेंशन का नीचे की तरफ लग रहा है, और दूसरी फोर्स अगर आप देखेंगे तो उसका एक वेट लग रहा है विच इज mg sin 37। अगर इस सेगमेंट का मास m मान रहा हूँ तो mg sin 37। और मैं अगर बॉक्स के फ्रेम से देख रहा हूँ तो इस पे एक शूडो भी लगाऊंगा विच इज mg sin 37 अगेन मास ऑफ बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम विच इज g sin 37। तो यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं ये बोल सकता हूँ कि इस बॉडी को ये जो बॉक्स है वो उसके रिलेटिवली ये थ्रेड का पोजीशन चेंज हो नहीं रहा है, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इसका पोजीशन हमेशा ऐसा ही है, बी एंड हमेशा ऐसा ही है। तो बॉक्स इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन जीरो है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और इस वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यस, यहाँ पर नेट फोर्सेस जीरो होने चाहिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि टेंशन की वैल्यू जीरो आती हुई दिख रही है। टेंशन की वैल्यू जीरो आती हुई दिख रही है, मतलब धागे पर टेंशन ही नहीं है। और अगर धागे पर टेंशन नहीं है तो अगर मैं यहाँ पर पल्स जनरेट करता हूँ तो पल्स को मूव करने के लिए टेंशन की नीड होती है। आप इसको लॉजिकली भी समझ सकते हो, और अगर फॉर्मूले के थ्रू समझना है तो फॉर्मूले के थ्रू समझ सकते हैं। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि बॉक्स के रिलेटिवली बॉक्स के ऊपर बैठ के देखने पर पल्स की वेलोसिटी जीरो होगी इफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर बाहर से लगने वाली फोर्स जीरो है तो बॉक्स के रिलेटिवली आप क्या बोल सकते हो कि पल्स की वेलोसिटी जीरो होगी। इस ऑब्जर्वर के रिलेटिवली नहीं होगी, बिकॉज एक्चुअली में एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन रिलेटिव पोजीशन। तो इसके हिसाब से तो इस पल्स के इस एंड का पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले ऐसा था, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाता। तो यस, ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे वेलोसिटी है पल्स के पास, बट आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो पल्स यहाँ पर जनरेट हुआ है वो इसके रिस्पेक्ट में कहीं मूव नहीं कर सकता अभी, बिकॉज टेंशन ही नहीं है इस फायर का। तो ठीक है, तो ये हम पहले और लास्ट ऑप्शन को आंसर कर सकते हैं। तो मैं यहां से अगर देखूं तो इफ f इज इक्वल्स टू जीरो द पल्स विल नॉट रीच एट एंड। अब पल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा और ये पल्स इसके रिलेटिवली मूव ही नहीं होगा, मतलब ये हमेशा यहाँ पर ही रहेगा और बॉक्स के साथ नीचे जाएगा, मतलब हाँ वो एंड ए कभी नहीं पहुंचेगा, बिकॉज एंड ए और उस पल्स के बीच में कभी भी पोजीशन चेंज नहीं होने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं पहला चीज। और सेकेंडली अगर यहाँ पर देखो तो फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ पल्स विल बी जीरो। तो हाँ, ये वाला पार्ट आपका गलत होता हुआ दिख रहा है और ये पार्ट ठीक है सही होता हुआ, ठीक है, ये पार्ट आपको सही दिख रहा है और लास्ट वाला पार्ट गलत है। अब आते हैं वेलोसिटी वाले पार्ट को एक बार चेक करते हैं। तो अब आ जाते हैं इफ एफ इज नॉट जीरो, अगर फोर्स जो लगाया हूं मैं अगर वो जीरो नहीं है तो फिर क्या किया जाए। तो अगर फोर्स जीरो नहीं है तो इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी नीचे की तरफ, और वो एक्सेलरेशन हमने क्वेश्चन के शुरू पे ही निकाल के रखा हुआ है। वो एक्सेलरेशन है f/15m प्लस g sin 37। तो f/15m प्लस g sin 37, ये हो गया एक्सेलरेशन पल्स, ये पूरे फ्रेम की एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन के कारण अपना स्ट्रिंग भी सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट। और अगर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखें तो स्ट्रिंग के पास कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो अगर मैं इस सेगमेंट का फिर से एफबीडी बनाऊं तो इस सेगमेंट का अगर फिर से एफबीडी बनाए तो हमें देखने को मिलने वाला है कि इस सेगमेंट पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या है। एक पीछे की तरफ टेंशन जो था वो तो लगेगा नहीं फ्री एंड होने के कारण, नीचे की तरफ ये नीचे वाले सेगमेंट इसको खींचेंगे कुछ टेंशन से, साथ में इसका एक वेट लगेगा विच इज इसका मास मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ चलो ये एक्स लेंथ मैंने नीचे की तरफ आया, तो उसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास के लिए मैं लिखूंगा मास विल बी इक्वल्स टू टोटल मास पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ एलिमेंट एम ई लिख रहा हूँ, टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ एलिमेंट, तो ये हो गया मास। तो इस पे लगने वाला नीचे की तरफ फोर्स है m/l x g sin 37, ये इसका वेट का कॉम्पोनेंट हो गया। और साथ में अगर यहाँ पर देखें
तो एक और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, विच इज शूडो फोर्स। ये शूडो किसकी वजह से, ऑब्जर्वर एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे, तो हाँ शूडो की तरफ लगेगा एक पीछे की, वो शूडो होगा मास ऑफ बॉडी। अगर इस शूडो की बात करें तो ये होगा मास ऑफ बॉडी विच इज अगेन m/l इंटू एक्स टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। सो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम अगर मैं देखूं तो ये ऊपर की तरफ f/15m प्लस g sin 37। तो ये मेरा कुछ शूडो फोर्स हो गया। और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो स्ट्रिंग हमेशा ऐसा ही है, तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, बिकॉज इनके बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो सकता। तो इस वजह से मैं नेट फोर्स को इक्वल लिखना चाहूंगा, और अगर नेट फोर्स को इक्वल लिखना है तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स टेंशन का है और एक फोर्स वेट का है, ये तीन फोर्सेस ही लग रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि m/l x इंटू जी साइन 37, यहाँ पर भी एक ऐसा ही टर्म दिख रहा है m/l इंटू एक्स इंटू जी साइन 37। तो ये शूडो का एक पार्ट इसके साथ कैंसिल होता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये जो टेंशन है, लेट अस से टी नॉट, तो ये टी नॉट की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, m/l, ये वाला टर्म बस बचेगा। सो m/l एफ एक्स अपॉन 15m, तो m वगैरह को कैंसिल कर सकते हो, एम वगैरह को कैंसिल कर सकते हो, तो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आप लिख सकते हो एफ एक्स अपॉन 15l। तो ये मुझे मिल गया है टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स अपॉन 15l। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अगर टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल चुका है, तो ये टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल चुका है धागे में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी मिल चुका है। किसकी वेलोसिटी, स्ट्रिंग की वेलोसिटी, तो जीरो है, इसके रेस्पेक्ट में तो जीरो है। बट मैं बोल सकता हूँ कि पल्स अगर टेंशन है तो पल्स मूव कर सकता है, तो जो यहाँ पर पल्स मैंने प्रोड्यूस करूंगा मैं यहाँ पर, वो यहाँ पर किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, और अगर ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसका मतलब क्या है कि मैं उस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स को चाहूंगा। तो लेट अस से कि वीपी इज वेलोसिटी ऑफ पल्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो बहुत इजीली मैं लिख पाऊंगा टेंशन अपॉन म्यू। तो टेंशन अपॉन म्यू से मैं लिख सकता हूँ टेंशन अपॉन म्यू। सो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की अगर बात करें तो मुझे ये मिल रहा है कुछ एफ एक्स अपॉन 15 है, एफ एक्स अपॉन 15 है, तो ठीक है, एफ एक्स अपॉन 15l, और नीचे की तरफ आ रहा है म्यू विच इज m/l, म्यू विच इज m/l। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एल वाले टर्म को ऊपर ले जा सकता हूँ और एक नीचे की तरफ m बचेगा, तो इससे लिख लेंगे एफ एक्स अपॉन 15 m, एफ एक्स अपॉन 15m, ये मेरा कुछ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये किसकी वेलोसिटी है, पल्स की वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब पल्स के पास एक एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो अब मैं चाहूंगा एक्सेलरेशन ऑफ पल्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बिकॉज मुझे टाइम चाहिए ना, तो एक्सेलरेशन भी नीड होगा। तो वो लिख सकते हैं वेलोसिटी डी वी बाई डी एक्स। तो अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो वी इज इस पे रूट भी लगा सकते हैं, तो आप लिखोगे रूट एफ एक्स बाय 15m, एंड dv by dx will be f by 15m वाला टर्म बाहर लिख लेंगे, रूट f by 15m का टर्म बाहर हो जाए, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट x will be 1 by 2 रूट x। सो यहाँ से रूट x के टर्म को कैंसिल कर लेते हैं, और ये टर्म अगर मैं थोड़ा ध्यान से लिखूं तो ये हो जाएगा f by 15m, f by 15m, और साथ में एक 2, तो 30m लिख लेते हैं, 2 into this। So acceleration of pulse as a function of x is f by
30m, F/30m। तो अगर एक्सेलरेशन मिल चुका है तो एक इंटरेस्टिंग और एक अच्छी चीज हमारे लिए ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये मुझे कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये हमारे लिए खुश होने वाली बात है, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है इजी कैलकुलेशन। सो अब मुझे अगर टाइम लग चल देखना है कि क्या टाइम लगेगा, तो बॉक्स ऐसा है, बेसिकली ये पॉइंट बी है आपका, ये ए है, और आपको रिलेटिवली यहाँ पर देखें तो एल लेंथ ही कवर करना है पल्स को बॉक्स के रेस्पेक्ट में, और इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन बॉक्स के रेस्पेक्ट में ये है, इनिशियल स्पीड को स्टीयरिंग। तो L इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ इंटू ए रिलेटिव F/30m इंटू टी स्क्वायर। सो यहाँ से अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 60 ml अपॉन एफ, दिस इज टी स्क्वायर। सो टी की वैल्यू लिख लेते हैं डायरेक्टली, तो टी की वैल्यू कुछ ये आ रही है। तो अब अपन चेक कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट एफ पे, एक 9 mg था और एक 15 mg था, तो दोनों का 18 mg था आई थिंक, तो दोनों पे चेक कर लेते हैं। फॉर एफ इज इक्वल्स टू 9 mg, एफ 9 mg के अगर इक्वल लिखूं तो उस केस में ये हो जाएगा रूट 60 ml अपॉन 9 mg। सो यहाँ से कैंसिलेशन अगर करें तो m वगैरह कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये 20, ये 3, सो इट इज अराउंड 20। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2√5, सो 2 आ जाएगा बाहर, और रूट के अंदर हो जाएगा 5/3 L/g। एक तो टाइम की वैल्यू ये आ रही है, और सेकंड ऑप्शन में फॉर f इज इक्वल्स टू 18 mg, तो इस पे अगर टाइम को कैलकुलेट करें तो एक बार ऑप्शन मैच करते हैं उसके बाद आगे चलते। तो ठीक है, ऑप्शन में अगर यहाँ पर देखें तो 18 के लिए भी सेम टाइम दिया गया है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। सो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंड सी एंड डी आर द टू इनकरेक्ट ऑप्शंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो यू कैन लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, सो आगे ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो।